नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपी डीएलएड के सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक समाज और जो आरंभिक शिक्षा के बारे में जो एक आपका एजुकेशन का पार्ट चलता है, उसमें एक यूनिट है आदर्शवाद। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको डीएलएड के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो करवाया जाएगा। तो अगर आपको आगे के वीडियो भी मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आदर्शवाद। आदर्शवाद को अंग्रेजी शब्द है आइडियालिज्म। अंग्रेजी का एक शब्द है आइडियालिज्म, उससे व्यक्त करते हैं। ठीक है, आइडिया का मतलब होता है विचार और लिज्म का मतलब जो इसमें एक प्रत्यय लगाई गई है उसे कहते हैं वाद, मतलब आदर्शवाद, या इसी को हम कह सकते हैं विचारवाद, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रत्ययवाद। ठीक है, इसमें जो मान्यताएं हैं वो क्या कहती हैं कि विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा है, जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार और चेतना, विचार या चेतना की अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, एक तो ये परिभाषा है। एक आदर्शवाद को आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक की जो आत्म अनुभूति है, अध्यात्म की जो एक आत्म अनुभूति है, उसे भी हम आदर्शवाद कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं शिक्षा में आदर्शवाद क्या है ये जान लेते हैं। शिक्षा आदिकाल से ही विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं से प्रभावित होती चली आ रही है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की है, अगर आपको ये चाहिए हो तो आप ऊपर एक नंबर दिखाया गया है व्हाट्सएप का, उस पर आप व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे और अपना सेमेस्टर और नाम लिख देंगे, तो उसके बाद आपके से रिलेटेड जो भी वीडियो या जो भी पीडीएफ पड़ेगा चैनल के ऊपर, वो आप तक स्वतः ही पहुंच जाएगा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, शिक्षा में आदर्शवाद। तो जो आदर्शवाद है वो आदिकाल से जो एक विचारधारा चली आ रही है, किंतु कई विचारधाराएँ हुई हैं, परंतु सबसे अधिक जो प्रभाव डाला है वह आदर्शवाद ने डाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें एक नाम लिया गया है प्लेटो महोदय का। देखिए, आदर्शवाद की जो नींव है वो सुकरात ने डाली है। ठीक है, लेकिन सुकरात जो हैं उनका एक शिष्य हुए हैं प्लेटो। प्लेटो ने एक इसे स्थायी संरचना दी है, इस कारण जो जन्मदाता माने जाते हैं आदर्शवाद के, उन्हें प्लेटो कहा जाता है, मतलब उनको प्लेटो को माना जाता है। ठीक है, इसमें कानमिनियन, पेस्टोलॉजी, फ्रॉवेल आदि नाम भी आते रहते हैं, जैसे हम आगे आगे अपना पढ़ेंगे अभी। और एक सीधी सीधी जो शिक्षा के बारे में आदर्शवादियों ने एक बात कही है वो जान लेते हैं। आदर्शवादियों ने एक बात कही है कि जो शिक्षा है वह चेतना एवं बौद्धिक प्रक्रिया है, जो कि बालक के सद्गुणों का विकास कर उसे एक प्राकृतिक प्राणी से आध्यात्मिक प्राणी बनाती है। ठीक है, ये परिभाषा आदर्शवादियों ने शिक्षा के लिए दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब कोई शिक्षा होगी तो संभवतः उसका कोई ना कोई एक पाठ्यक्रम भी होगा। अब देखते हैं आदर्शवाद में पाठ्यक्रम कैसा था। देखिए, आदर्शवाद में प्लेटो ने पाठ्यक्रम के लिए एक बात कही है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं मतलब जो सब्जेक्ट आपके हैं या जो आप पढ़ रहे हैं उन्हीं को सम्मिलित किया जाए, जिनसे आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ा और सबसे जो मुख्य उद्देश्य आपका आता है वो सत्यम शिवम सुंदरम की जो प्राप्ति है वह आपको करनी है। अब एक ये टर्म है सत्यम शिवम सुंदरम, ये है क्या? इसको बहुत छोटी सी डिफिनेशन में हम समझ लेंगे कि सत्य जब शिव की पराकाष्ठा से होकर जाता है तो वह निखर कर सामने आता है, उसे हम सुंदर कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जब तक सत्य अपनी कसौटी पर नहीं उतरता है, जब तक उसे किसी न किसी माध्यम से ये स्थापित नहीं किया जाता कि वह सत्य है, तब तक वह सुंदर नहीं कहलाता है। मतलब तब तक व्यक्ति जो है अपने चरम जो उसका लक्ष्य है वह उसकी प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इन तीनों तत्वों को प्राप्त करना आदर्शवाद में आवश्यक बताया गया है। और एक मुख्य बात है आत्मज्ञान की जो प्राप्ति है वह भी मुख्य लक्ष्य में संभावित कही गई है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक आता है कि ये तीन आध्यात्मिक मूल्य क्रमशः बौद्धिक, नैतिक एवं कलात्मक क्रियाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये तो क्रियाएं बता दी गई। उसके बाद में प्लेटो महोदय ने विषयों की जो बात कही है उसके लिए समावेश पर बल दिया है। किन विषयों के लिए? जो दक्षता प्रदान करें, जो आपकी इफ़िशियंसी को बढ़ाएं, जो आपकी ताकत को बढ़ाएं। ठीक है, उसके बाद में बौद्धिक के और भाषा के साथ साथ में उन्होंने बताया है साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित
और शारीरिक विज्ञान को महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है, नैतिक क्रियाओं में ये लोग क्या करते थे आदर्शवाद में, धर्म, नीति शास्त्र, जो अपना आत्मसाध, जो आत्म मंथन कह लीजिए, या जो व्यक्ति ने आत्मसाध किया हुआ है उनका जो कलात्मक क्रियाओं या विभिन्न अन्य चीज़ों के माध्यम से उनका प्रकटीकरण करते थे, और उसमें संगीत का भी समावेश हुआ करता था। ठीक है, ये तो हो गई पाठ्यक्रम। अब हम लोग शिक्षक को देखेंगे कि आदर्शवाद में शिक्षक की क्या भूमिका है, किस प्रकार से शिक्षक को बताया गया है। जैसे प्रकृतिवाद, जो भी आप आदर्शवाद के बाद में एक प्रत्यय पढ़ेंगे प्रकृतिवाद में शिक्षक को नगण्य माना गया है और कहा गया है कि वह पर्दे के पीछे रह करके अपना कार्य करता है, परामर्श देता है। आदर्शवादी विचारक ठीक इसके विपरीत कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्शवादी जो विचारक हैं वो जो है शिक्षक के स्थान को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है शिक्षण प्रक्रिया यांत्रिक नहीं है। कहने का मतलब है कोई यंत्र नहीं है जिसे आपको कह दिया जाए और आप उसे सीख जाएं। इसके लिए व्यक्तित्व को दूसरे पर, जो इसके में एक व्यक्तित्व है का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे आप शिक्षक से सीखेंगे वैसे ही आप पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए एक बात यहाँ पर कही गई है कि जो बालक होता है वो अंततः एक व्यक्ति है। धीरे धीरे बालक जब बड़ा होगा तो एक व्यक्ति में वो परिवर्तित होगा, न कि शरीर में। उसका विकास प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा ही संभव है। इसलिए शिक्षक का जो व्यक्तित्व है प्रभावशाली होना चाहिए। पेपर में ये कई बार पूछा गया है कि आदर्शवाद में शिक्षक का व्यक्तित्व होना चाहिए, तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रभावशाली होना चाहिए। ये जो PDF आपकी तैयार की गई है, ये जो अगर आप पूरा डिटेल इसका पढ़ लेते हैं तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में तो बिल्कुल कहूँगा कि आदर्शवाद से अगर आपका कोई भी सवाल या प्रश्न या ऑब्जेक्टिव आता है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, और इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम लोग पेपर के समय से पहले ही एक बार पूरे करवा देंगे, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव जो 15 नंबर के आते हैं उसमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आगे चलते हैं। जन्म के समय बालक में अनेक शक्तियां सुषुप्त होती हैं। कहने का मतलब है सुषुप्त अवस्था में जो उसके अंदर शक्तियां होती हैं, शिक्षक का कार्य क्या है? उन शक्तियों को बाहर निकालना या जागृत करना। ठीक है, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनका किसी न किसी प्रकार से उनको बाहर निकालना। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है शिक्षक के अत्यधिक महत्व के कारण अधिकांश विद्वान आदर्शवादी शिक्षक को शिक्षा जो है आदर्शवादी उसे शिक्षक केंद्रित शिक्षा की संज्ञा देते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपसे DLED में पूछा गया है कि आदर्शवाद की शिक्षा को मुख्यतः या मूलतः क्या माना गया है, तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा। पूरी शिक्षा में अगर कहीं पर शिक्षक केंद्रित शिक्षा है तो वो सिर्फ आदर्शवाद में है, ना प्रकृतिवाद में है, ना प्रयोजनवाद में है, ना किसी अन्य विचारधारा में ऐसी बात कही गई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अनुशासन किस प्रकार का था आदर्शवाद में। आदर्शवाद में जो अनुशासन था वो उपयुक्त शिक्षा के लिए आवश्यक समझा जाता था। ठीक है, जैसे इसमें कभी कभार आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि चींटियां भी अगर व्यक्ति से गलती से मर जाती थीं तो उसके लिए भी उसे व्रत रखने पड़ते थे। ठीक है, मतलब दंड के लिए कई कठोर नियम बनाए गए थे। ठीक है, उसके लिए आप एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कि एक शब्द होता है जिसे दमनात्मक, आगे भी आप पढ़ेंगे भी, तो कुछ हद तक दमनात्मक, पूर्ण रूप से दमनात्मक नहीं कह सकते हैं आप। तो आदर्शवादी जो विचारक थे शिक्षा में अनुशासन का कठोर पक्षपाती थे, मतलब अनुशासन के लिए कठोर थे वो लोग, और उनके लिए बालक को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। मतलब वो लोग ऐसा मानते थे कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहिए। आदर्शवाद अनुशासन पर बल देता है, आदर्शवाद अनुशासन पर बल देता है, किंतु दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं है। अभी मैंने जैसे बताया कुछ हद तक व्यक्ति अपनी सोच है और वह मान सकता है। कठोर नियमों में नियंत्रण में रखकर और दमनकारी साधनों द्वारा स्थापित अनुशासन का परिणाम प्रायः भयंकर हो सकता है। ठीक है, अब अनुशासन था किस प्रकार का, अगर एक शब्द में समझें तो प्रभावात्मक, जिसका प्रभाव पड़ता था बालक पर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसके लिए आदर्शवाद नैतिक गुणों के विकास को महत्व देता है। ठीक है, नैतिक गुणों के विकास को महत्व देता है। नैतिक गुणों में विकास में क्या होती है? नम्रता, ईमानदारी, समय की पाबंदी, आज्ञाकारिता, सत्यवादिता इत्यादि गुणों का विकास आवश्यक है, जो अनुशासन पूर्ण वातावरण में ही संभव है। इसके बाद में आपका है आदर्शवाद का मूल्यांकन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतने नोट्स आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा, और मैं दावा करता हूँ पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। और PDF कैसे मिलेगी आपको मैंने ऊपर ही बता दिया, नंबर लिखा हुआ है, व्हाट्सएप कर देंगे, PDF आप तक पहुँच जाएगी।
जाएगी। उसमें पढ़ना कल अगले वीडियो में क्या है, आदर्शवाद का मूल्यांकन है, दोष हैं, गुण हैं, और उसके बाद में किस प्रकार से हम बहुत छोटी एक नज़र में आदर्शवाद को पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और